आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। पहली खबर गाजीपुर से। आलोक कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन जनपद में आगमन के उपरांत महिला चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया। उसके बाद अफीम फैक्ट्री का अवलोकन किया और महर्षि विश्वामित्र सर्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर कैंपस में पहुंचने के तत्पश्चात पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया और एक छात्रा को महर्षि विश्वामित्र का चित्र देकर सम्मानित किया। उसके उपरांत प्रमुख सचिव ने दीप प्रज्वलित कर रक्त पृथक्करण केंद्र चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का लोकार्पण फीता काट कर किया। प्रमुख सचिव ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी को धन्यवाद दिया। उसके बाद जिला चिकित्सालय गाजीपुर का 10 बेड आईसीयू वार्ड, ब्लड कंपोनेंट यूनिट और क्लिनिकल लैब और डायलिसिस प्लांट का लोकार्पण भी उन्होंने किया। शासन के निर्देश पर जनपद गाजीपुर में क्या हालात हैं उसके बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। चलिए जानते हैं इस पूरे अवलोकन के दौरान आलोक कुमार जो कि प्रमुख सचिव हैं उनका क्या कुछ कहना है। और अभी इसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे, जो हमारा प्रयास है कि इसमें पीजी के स्टूडेंट्स, क्योंकि जब सीनियर रेजिडेंट्स और जूनियर रेजिडेंट्स आते हैं, पीजी के सीट्स हमें मिल जाते हैं, तो उसमें फिर चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने में हमें सहायता मिलती है। तो अब हमारा एक तरफ तो प्रयास है कि पीजी स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग यहाँ पे लाएं। उसमें एक क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में जो अभी नियम है एनएमसी का, वो 5 साल के बाद मिलता है जब एमबीबीएस का पहला बैच पास होता है। लेकिन एक एनबी होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस, उसमें वो पहले से भी दे सकते हैं। तो डीएनबी की सीट्स हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि डीएनबी की सीट लेने का प्रयास हम कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल ट्रेनिंग के निर्माण हेतु क्या व्यवस्था हो सकती है, इसका भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टर्स और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों के साथ अच्छे से बात करें और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। उन्होंने इस साल दाखिल प्रथम बैच के एमबीबीएस छात्रों को बधाई भी दी। रुक करेंगे अगली खबर का जो सामने आई है श्रीलंका से। श्रीलंका में राजनीतिक उठापटक के बाद सरकार बदल गई, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। नकदी की कमी से जूझ रहे इस देश में स्कूलों और एक सप्ताह के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि शिक्षकों और अभिभावकों के पास बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए पर्याप्त ईंधन ही नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने देश के बाहर रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि वो अनौपचारिक माध्यमों से के बजाय बैंकों के माध्यम से अपनी विदेशी मुद्रा में अर्जित आय घर भेजें, ताकि देश में विदेशी मुद्रा की कमी को दूर करने में मदद मिले। अधिकारियों ने बताया कि भारी विदेशी कर्ज में डूबे द्वीपीय राष्ट्र को कोई भी आपूर्तिकर्ता उधार ईंधन देने को तैयार नहीं है। उपलब्ध ईंधन केवल कुछ दिन तक ही चल पाएगा, जिसे आवश्यक सेवाओं के लिए दिया जाएगा। इसे स्वास्थ्य और बंदरगाह कार्यकर्ताओं को और सार्वजनिक परिवहन और भोजन वितरण कार्यक्रम के लिए मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईंधन की कई खेप आनी है, लेकिन अधिकारी उसके लिए भुगतान करने के लिए 88 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विजय सरकार ने बताया कि श्रीलंका पर 7 ईंधन आपूर्तिकर्ताओं का लगभग 80 करोड़ डॉलर बकाया है। पिछले महीने ईंधन की कमी के कारण देश भर में स्कूल एक दिन के लिए बंद कर दिए गए थे और शहरी क्षेत्रों में पिछले 2 सप्ताह से स्कूल बंद हैं। अब स्कूल अगले शुक्रवार तक बंद रहेंगे। क्या हैदराबाद को मिलेगा नया नाम? हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना की राजधानी को भाग्य नगर के रूप में संदर्भित किया जाने के बाद रविवार को राजनीतिक गलियारों में इसी बात की चर्चाएं थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस क्षेत्र को संघ में एकीकृत करके हैदराबाद में एक भारत संयुक्त भारत की नींव रखी और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना भाजपा का ऐतिहासिक दायित्व है। बीजेपी नेता रविशंकर यादव ने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पीएम मोदी के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि हैदराबाद भाग्यनगर है जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल ने हैदराबाद में एक एकीकृत भारत की नींव रखी और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भाजपा की है। उन्होंने कहा कि देश में जो कुछ भी अच्छा है उस पर हम भारतीयों का हक है। भाजपा इस दर्शन में विश्वास करती है, इसीलिए वो सरदार पटेल जैसे नेताओं को मानती है। भाजपा के लंबे समय से हैदराबाद का नाम बदलने की मांग कर रही है। पार्टी के नेता बार बार इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। हैदराबाद के नाम परिवर्तन की चर्चा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल थे, उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा अपने कैबिनेट मंत्री के परामर्श से लिया जाएगा। जब राज्य में भाजपा सत्ता में आएगी। वर्तमान में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव का तेलंगाना में शासन है। यहाँ के खेतों में, यहाँ के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार आएगी तो तेलंगाना की तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर विकास की होगी, तस्वीर शांति की होगी और तस्वीर आगे बढ़ते तेलंगाना की होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अगले 6 महीनों में गिर सकती है। उन्होंने ये बयान राकांपा विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए दिया। शरद पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों और अन्य नेताओं से राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क बढ़ाने के लिए कहा। बैठक में शामिल राकांपा के एक नेता ने शरद पवार के हवाले से कहा कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है, इसीलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। एनसीपी नेता के मुताबिक शरद पवार ने बैठक में कहा कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। एक बार मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाने दें, उसके बाद अशांति सामने आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार गिर जाएगी। पवार ने यह भी कहा कि इस प्रयोग शिंदे गुट भाजपा सरकार की विफलता के कारण कई बागी विधायक अपनी मूल पार्टी में लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में केवल 6 महीने हैं तो राकांपा विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक समय बिताना चाहिए। चलिए बात करेंगे कोविड अपडेट की। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 16,135 नए केस सामने आए और इसमें 24 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। इसी के साथ रविवार के मुकाबले केसों की जो बढ़ोतरी है वो बढ़ी है। जी हाँ, इसमें 15% का इजाफा हुआ है और 2 दिनों तक 17,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद नए मरीजों की संख्या जो है वो घटी है। रविवार 16,135 मरीज मिलने से पहले शनिवार को 17,092 और शुक्रवार को 17,070 और 30 जून को 14,506 केस दर्ज किए गए थे। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13,958 लोग ठीक हुए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 3,918, केरल में 3,611 और तमिलनाडु में 1,473 मरीजों ने कोरोना पर जीत हासिल की। रिकॉर्ड में अब तक कुल
4,28,58,473 लोग कोरोना से जीत चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में पिछले 24 घंटे के अंदर 2,153 का इजाफा हुआ। इसमें सबसे ज्यादा 1,253 केस पश्चिम बंगाल में और 1,185 केस तमिलनाडु में बढ़ गए हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी सड़क किनारे खड़े डंपर में घुस गई। हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। हादसा रविवार देर रात नेशनल हाईवे 51 पर मधुसूदन डेयरी के पास हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अपर जिला अधिकारी प्रशांत समेत प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। 3 महिला मृतकों में से एक महिला की शशांक रामा पत्नी चंद्रपाल निवासी बुलंदशहर के रूप में पहचान हुई है और पुलिस अन्य 2 महिलाओं को जो मृतक महिलाएं हैं उनकी पहचान करने में जुटी है। हादसे के बाद मैक्स गाड़ी में सवार कुछ लोग फंस गए थे। उन्हें पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचे घायलों में से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है, वहीं 8 घायलों का अभी इलाज जारी है। इसमें से कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। चलिए इस हादसे पर जानते हैं क्षेत्र अधिकारी खुर्जा का क्या कहना है। एक पिकअप जो सामान उतारने हिंदुस्तान पोर्ट्री पे आई थी, सामान उतारने के बाद वहाँ जो काम करने वाली हैं 9 महिलाएं उसमें सवार हो गई और ये बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। वहाँ पे एक टैंकर से ये टक्कर हो गई जिसमें 11 लोग घायल हैं, जिसमें 9 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, एक ड्राइवर कंडक्टर उसमें शामिल है। ये इन्हीं 11 लोगों में, जिसमें से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, बाकी का उपचार यहाँ चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के शोक संत परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए और निर्देश देते हुए सभी अधिकारियों से ये पूछा कि इस हादसे की बड़ी वजह क्या रही और उन्होंने इसी के साथ काफी दुख भी व्यक्त किया। भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग मीट के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और महिला 3000 मीटर स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली एथलीट बन गई है। स्टेबलेस की विशेषज्ञ पारुल ने 6 साल पहले दिल्ली में सूर्या लॉन्गांतन के 9 मिनट 4.5 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रेस में पारुल 5वें स्थान पर चल रही थी, लेकिन अंतिम 2 लैप में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाने में सफल रही। 3000 मीटर गैर ओलंपिक स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ी ज्यादातर प्रतिस्पर्धा पेश नहीं करते, लेकिन पारुल को इस महीने अमेरिका के ऑरेगन में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई। वो महिला 3000 मीटर स्टीपलेस में चुनौती पेश करेंगी। उन्होंने पिछले महीने चेन्नई में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिला 3000 मीटर स्पीडलेस का खिताब जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए करीब 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। भीमरम में शनिवार रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के दौरे के लिए की जा रही तैयारियां बाधित हुई। लेकिन जैसा आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे और वहां उनका स्वागत करने मंत्री वहां पर पहुंचे। पेरेनिम मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, लेकिन वहां भी कीचड़ हो गया है। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त विशेष मुख्य सचिव पर्यटन और संस्कृति रजत भार्गव ने रविवार को तैयारियों की समीक्षा की। भार्गव ने पुलिस महानिदेशक केवी राजेंद्रनाथ रेड्डी के साथ पश्चिमी दावेदारी जिला अधिकारी एम प्रशांति और अन्य अधिकारियों के साथ पेडमिरन पार्क और जनसभा की तैयारियों की समीक्षा की। उसी के साथ बारिश होने की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों की भी चर्चा की। डीजीपी ने भीमरमन के अलग से शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सुरक्षा तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए।
अगली बड़ी खबर सामने आई है डेनमार्क से। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एक मॉल में गोलीबारी में कई लोग हताहत हो गए हैं। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। कोपेनहेगन पुलिस ने बताया कि फील्ड शॉपिंग मॉल में गोलीबारी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि कई लोगों को गोलियां लगी हैं, लेकिन इस बारे में कोई और विवरण नहीं दिया है। हालांकि इस घटना में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। कोपेनहेगन पुलिस का कहना है कि फील्ड शॉपिंग मॉल में गोलीबारी की घटना के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। कोपेनहेगन की पुलिस ने कहा कि कई लोगों को गोली लगी है, लेकिन इससे कितने लोगों की मौत हुई है इस बारे में अभी उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसा कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो वहां पर लगातार पुलिस है और वहां पर जो लोग हैं वो बदमाश होकर मॉल से भाग रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं है। वो इतनी अफरा तफरी वहां पर मच गई है कि लोग जैसे ही वहां पर शूटिंग स्टार्ट हो रही है और वो वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोपेनहेगन पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि जो लोग जहां हैं वहीं रुके रहें और पुलिस की सहायता का इंतजार करें। स्थानीय समाचार के अनुसार मॉल के आसपास पुलिस के कई जवान और बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया गया है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दक्षिणी कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास में एक व्यक्ति अवैध रूप से प्रवेश कर गया और लगभग पूरी रात आवास में ही छिपा रहा। रविवार सुबह सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ये जानकारी दी। इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के निजी आवास की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि आरोपी कैसे इतने व्यापक सुरक्षा घेरे के बावजूद घर में घुस गया और बिना किसी जानकारी के पूरी रात आवास में बैठा रहा। पुलिस ने कहा कि आरोपी एक दीवार पर चढ़कर हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित बनर्जी के आवास में शनिवार देर रात करीब 1 बजे घुसा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी व्यक्ति पूरी रात घर के कोने में बैठा रहा और सुबह सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने कालीघाट पुलिस थाने को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि व्यक्ति ने अवैध रूप से मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश क्यों किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है वो मानसिक रोगी जान पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक आज पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के माहे में भी अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवर्ती परिचर्षण दक्षिण झारखंड और आसपास के जो ऊपर श्रोण मंडल के ऊपरी स्तरों तक ये जो मानसून है वो पहुंच गया है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान उसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ गरज और बिजली गिरने, बौछारें पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तटों के साथ और दिल्ली के साथ उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, कोमोरोन क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तटीय आंध्र प्रदेश के तट और अंडमान सागर के मछुआरों को इन समुद्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।